नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं। इतना पीछे कि तब लिखने के लिए ना कागज था ना कलम। तब हमारी कहानी किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में लिखी जा रही थी। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे पाषाण युग यानी स्टोन एज की। ये सिर्फ पत्थरों और औजारों की कहानी नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग के विकास की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने सोचना सीखा, समस्याओं को सुलझाना सीखा और एक साधारण से पत्थर को मानव इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक बना दिया। तो चलिए इसी पत्थर की विरासत को परत दर परत खोलते हैं। हमारी पहली कड़ी इसी पर है। तो शुरुआत कहाँ से करें? मतलब जब हम पाषाण युग कहते हैं तो हम कितने समय की बात कर रहे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मानव इतिहास के लगभग 99% हिस्से की। 99%? हाँ, 99%। ये वो दौर था जब हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक थे। लाखों साल का सफर। और अब इस लंबे सफर की शुरुआत, वो पहला कदम, वो क्या था? वो पहला कदम था एक विचार कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से तोड़कर एक धारदार किनारा बनाया जा सकता है। अच्छा। ये टेक्नोलॉजी का जन्म था। इसे कहते हैं ओल्ड वन टेक्नोलॉजी। लगभग 26 लाख साल पहले होमो हैबिलिस ने ये करना शुरू किया। ये सिर्फ एक औजार नहीं था, ये समस्या को सुलझाने की क्षमता का पहला सबूत था। और ये जो शुरुआती औजार थे, ये कैसे दिखते थे? बहुत ही सिंपल। मतलब एक गोल पत्थर को तोड़कर एक तरफ एक धार बना दी, बस। तो ये मोड 1 टेक्नोलॉजी थी। पर एक नाम है जो इस सब की शुरुआत से जुड़ा है, खासकर भारत में। हाँ, और ये नाम परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक माना जाता है। इन्होंने 1863 में पलवरम, जो अब तमिलनाडु में है, वहां से भारत का पहला पुरापाषाण उपकरण खोजा था। तो भारत में इस कहानी की शुरुआत का श्रेय इन्हें जाता है। बिल्कुल। तो ये लाखों साल का जो सफर था, क्या इसे हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं, मतलब समझने के लिए? हाँ, जरूर। इसे ऐसे सोचिए जैसे धरती की परतें होती हैं। पाषाण युग को भी हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है। सबसे निचली और सबसे पुरानी परत है पुरापाषाण काल, यानी पेलियोलिथिक एज। ये सबसे लंबा युग था, करीब 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। सबसे लंबा क्यों? इतना लंबा क्यों था ये दौर? क्योंकि उस दौरान मानव का विकास और टेक्नोलॉजी में बदलाव बहुत बहुत धीमी गति से हो रहा था। एक छोटा सा सुधार होने में भी हजारों साल लग जाते थे। अच्छा, और इसके बाद आया मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज। ये 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक था। इस समय तक जलवायु गर्म हो चुकी थी और औजार भी बेहतर हो गए थे। और फिर सबसे ऊपर की परत? वो है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, लगभग 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व। और यहीं से खेती और स्थायी बस्तियों की शुरुआत हुई, एक तरह से हमारी आज की दुनिया की नींव। और ये बात तो चौंकाने वाली है कि पुरापाषाण काल अकेले ही मानव इतिहास का 99% हिस्सा है। बिल्कुल। ये फैक्ट अक्सर पूछा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इंसानों ने अपना ज्यादातर समय शिकारी संग्राहक के तौर पर ही बिताया है। तो चलिए उस पहले आविष्कार पर वापस चलते हैं, ओल्ड वन टेक्नोलॉजी। आपने बताया कि वो मोड 1 थी। हाँ, सबसे सरल, बस पत्थर तोड़कर धार बनाना। तो क्या इसके बाद मोड 2 भी आया? बिल्कुल आया, और वो एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसे ऐसे समझिए कि किसी ने दिमाग की बत्ती जलाई और औजार बनाने का पूरा तरीका ही बदल गया। अच्छा, ऐसा क्या खास था उसमें? ये थी एशुलियन तकनीक, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हैंड एक्स, यानी हाथ की कुल्हाड़ी। ये लगभग 17 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने बनाना शुरू किया। हैंड एक्स? हाँ, और ये सिर्फ एक तोड़ा हुआ पत्थर नहीं था, ये एक डिजाइन था। इसमें एक समरूपता थी, एक सिमेट्री। उसे दोनों तरफ से तराशा जाता था, एक आंसू की बूंद जैसा आकार दिया जाता था। मतलब बनाने वाले के दिमाग में पहले से एक डिजाइन था कि उसे क्या बनाना है। कार को आकार दे रहा था। ये एब्स्ट्रैक्ट थॉट की शुरुआत थी। और ये हैंड एक्स उस जमाने का स्विस आर्मी नाइफ था। मल्टीपर्पज? हाँ, काटने, छीलने, खोदने, सब कामों के लिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी भारत में बहुत पहले पहुंच गई थी। सच में? कहाँ पे? तमिलनाडु में एक जगह है अत्तिरामपक्कम। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अत्तिरामपक्कम? हाँ, वहां से 15 लाख साल पुराने एशुलियन हैंड एक्स मिले हैं। 15 लाख साल? इसका मतलब ये हुआ कि इस तकनीक के साथ साथ इसे बनाने वाले भी अफ्रीका से भारत पहुंचे होंगे। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। होमो इरेक्टस अपने बेहतर औजारों और बड़े दिमाग के साथ
अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले मानव पूर्वज बने। हमारे पहले वैश्विक नागरिक। एक तरह से हाँ, वो पूरे एशिया में फैले, जिसमें भारत भी शामिल था। वो एक पीढ़ी में नहीं पहुंचे, जाहिर है। ये हजारों सालों का सफर था। हर पीढ़ी थोड़ा और आगे बढ़ती गई। और क्या भारत में हमें होमो इरेक्टस का कोई जीवाश्म मतलब कोई फॉसिल मिला है? मिला है, और ये भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन में मील का पत्थर है। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में हथनौरा नाम की जगह पर एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। अच्छा। इसे नर्मदा मानव कहते हैं, और ये भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया एकमात्र मानव पूर्वज का जीवाश्म है। ये तो वाकई बहुत बड़ी खोज है। बहुत बड़ी। तो तकनीक के साथ साथ इंसान का दायरा भी बढ़ रहा था, और फिर तकनीक में एक और बड़ा बदलाव आया। हैंड एक्स के बाद? हाँ, मध्य पुरापाषाण काल में अब फोकस बड़े से हटकर स्मार्ट पर आ गया। स्मार्ट मतलब? अब बड़े बड़े औजारों की जगह छोटे, हल्के और ज्यादा कुशल फ्लेक टूल्स ने ले ली। इसे ऐसे समझिए कि अब एक बड़े क्रिस्टल जैसे पत्थर को इस तरह तोड़ा जाता था कि उसमें से कई छोटे, नुकीले और एक जैसे दिखने वाले टुकड़े निकले। यानी बड़े से बेहतर नहीं, होशियारी से बेहतर। बिल्कुल। लेवल लॉइस जैसी तकनीक विकसित हुई। इसमें एक ही पत्थर से कई पूर्व निर्धारित आकार के फ्लेक्स बनाना संभव हो गया। इनसे भाले की नोक, खुरचनी, बेधक जैसे नए और स्पेशलाइज्ड उपकरण बनाए गए। पर छोटे औजार बेहतर क्यों थे? बड़े औजार तो ज्यादा शक्तिशाली लगते हैं। छोटे औजार ज्यादा सटीक होते थे। उन्हें भाले या तीर की नोक पर लगाना आसान था, जिससे दूर से शिकार करना मुमकिन हुआ। और एक ही बड़े पत्थर से कई औजार बन जाते थे, तो कच्चे माल की बचत भी होती थी। ये तो वाकई स्मार्ट टेक्नोलॉजी थी। और भारत के संदर्भ में इस संस्कृति को एक खास नाम दिया गया है, नेवासन उद्योग। नेवासन उद्योग? हाँ, महाराष्ट्र में नेवासा नाम की जगह पर इस तरह के औजार बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। इसलिए पुरातत्वविदों ने इस पूरे कल्चर को ही ये नाम दे दिया। अच्छा, तो अब तक हमने देखा कि औजार कैसे विकसित हुए, लेकिन इंसान के दिमाग में एक और बड़ी क्रांति हुई है ना? हाँ, और ये वो क्रांति थी जिसने हमें सही मायनों में इंसान बनाया। उच्च पुरापाषाण काल की संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ये क्या था? ये वो समय था जब होमो सेपियंस ने सिर्फ सोचना नहीं बल्कि कल्पना करना शुरू किया। अब जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं थी, कला, संगीत, आभूषण, इन सब का जन्म हुआ। मतलब अमूर्त सोच और गहरी हो गई। बहुत ज्यादा। गुफाओं में चित्रकारी शुरू हुई, और इसी दौर में वीनस जैसी मूर्तियां बनी। वीनस मूर्तियां ये क्या थीं? ये पत्थर या हड्डी से बनी छोटी छोटी स्त्री मूर्तियां थीं। माना जाता है कि ये प्रजनन क्षमता या मातृ देवी का प्रतीक थीं। ये दिखाता है कि इंसान अब सिर्फ जीने के बारे में नहीं बल्कि जीवन के अर्थ के बारे में भी सोच रहा था। और क्या भारत इस ग्लोबल क्रांति का हिस्सा था? बिल्कुल था। आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं से हड्डी के बने औजारों के बहुत अच्छे प्रमाण मिले हैं। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग भी इस एडवांस तकनीक में माहिर थे। और जब कला की बात आती है तब तो भारत में एक ऐसी जगह है जिसका कोई मुकाबला नहीं। आप भीमबेटका की बात कर रही हैं? हाँ, भीमबेटका, भारत की पहली आर्ट गैलरी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में स्थित ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ 750 से ज्यादा शैलाश्रयों में हजारों साल पुराने चित्र हैं। इन चित्रों में हम क्या देखते हैं? हम उनकी पूरी दुनिया देखते हैं। शिकार के दृश्य, सामूहिक नृत्य, जानवर, पारिवारिक जीवन, सब कुछ। ये बताता है कि भारत में कला और संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं। और क्या ये सारे चित्र एक ही समय में बनाए गए थे? नहीं, और यही भीमबेटका की सबसे खास बात है। यहाँ एक ही चट्टान पर अलग अलग पीढ़ियों ने चित्र बनाए हैं, पुरापाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक। ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है। मतलब एक ही जगह पर हजारों साल का इतिहास। वैसे सबसे पुरानी पेंटिंग्स कब की मानी जाती हैं? जो सबसे पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं वे लगभग 10,000 ईसा पूर्व यानी मध्य पाषाण काल की मानी जाती हैं। अच्छा, मध्य पाषाण काल, इस दौर में एक और बड़ी तकनीकी छलांग आई थी, है ना? छोटे औजारों वाली। हाँ, माइक्रोलिथ। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। माइक्रोलिथ ये क्या थे? ये 1 से 5 सेंटीमीटर के बहुत छोटे ज्यामितीय पत्थर के औजार थे, त्रिभुज, समलंब जैसे आकार के। पर इतने छोटे औजार का क्या काम? उन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यहीं पर असली इनोवेशन था। उन्हें हड्डी या लकड़ी के हत्थों में लगाकर मिश्रित मतलब कॉम्पोजिट औजार बनाए जाते थे। जैसे कि? जैसे तीर की नोक। सोचिए, एक लकड़ी के तीर के आगे कई छोटे छोटे तेज पत्थर के टुकड़े लगा दिए, या फिर दरांती बना ली जिससे जंगली अनाज काटा जा सके। इससे धनुष बाण का विकास हुआ और शिकार बहुत कुशल हो गया। ये तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। बहुत बड़ा।
और भारत में राजस्थान में बागोर और गुजरात में लंघनाज, ये 2 प्रमुख मध्य पाषाण स्थल हैं जहां बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ मिले हैं। तो बेहतर तकनीक ने लोगों के जीने का तरीका भी बदल दिया होगा। बिल्कुल, जलवायु गर्म हो रही थी। अब लोग सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं थे, वे मछली पकड़ने लगे, जंगली अनाज गट्ठा करने लगे। और इसी दौर में इंसान ने अपना पहला पशु साथी भी बनाया। हाँ, कुत्ते को पालतू बनाया गया। वो शिकार में मदद करता था, सुरक्षा देता था। ये इंसान और जानवरों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर पशुपालन का रास्ता खोला। और क्या हमें पशुपालन के भी शुरुआती सबूत मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से। ये दोनों स्थल न केवल माइक्रोलिथ बल्कि पशुपालन के शुरुआती साक्ष्यों के लिए भी जाने जाते हैं। तो धीरे धीरे लोग एक जगह पर ज्यादा टिकने लगे। हाँ, अर्धस्थायी बस्तियां बनने लगी और यहीं से उस आखिरी और सबसे बड़ी क्रांति की नींव पड़ी जिसने पाषाण युग का अंत कर दिया। नव पाषाण क्रांति, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। जब इंसान ने खेती करना सीख लिया, शिकारी संग्राहक से वो अन्न उत्पादक बन गया और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। स्थायी गांवों, बढ़ती आबादी और फिर कांस्य युग और महान सभ्यताओं का रास्ता। बिल्कुल। तो जो कहानी एक पत्थर तोड़ने से शुरू हुई थी, वो हमें सभ्यता तक ले आई। तो इस पूरे सफर का सार क्या है? मतलब पत्थर की ये विरासत हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि ये कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क के विकास की है। हर औजार एक संज्ञानात्मक छलांग थी, एक विचार था। हमारे पूर्वजों ने हमें सबसे जरूरी चीज दी, सीखने और बदलने की क्षमता। और यही भावना आज भी हमें इनोवेशन के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। वैसे जाते जाते एक ख्याल आ रहा है मन में। बताइए। सोचिए, आज से लाखों साल बाद अगर कोई भविष्य का पुरातत्वविद हमारी सभ्यता के अवशेष खोजेगा तो उसे क्या मिलेगा? दिलचस्प सवाल है। हमारे स्मार्टफोन, हमारे कंप्यूटर, ये सब उनके लिए हमारे पत्थर के औजार ही तो होंगे। सही बात है। और वो हमारी इन डिवाइसेस को देखकर हमारी कहानी के बारे में क्या समझेंगे? शायद यही कि हम भी अपने पूर्वजों की तरह ही थे, हमेशा बेहतर औजार बनाने की कोशिश में, हमेशा अपनी दुनिया को समझने और बदलने की कोशिश में। कहानी वही है, बस पत्थर बदल गए।